आपको बताते हैं, स्मोक का बाइस बनने वाली फैक्ट्रियां मस्मार होंगी। सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में जुमा, हफ्ता और इतवार छुट्टी होगी। प्राइवेट इदारों के मुलाजमीन 2 रोज घरों से काम करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मोक पर काबू पाने के लिए इकदामात जारी कर दिए। स्मोक का बाइस बनने वाली फैक्ट्रियां मस्मार होंगी। फैक्ट्री को पहले नोटिस जारी होगा, ऐसा कहना है जस्टिस शाहिद करीम का। तमाम स्कूल हफ्ता, जुमा और इतवार को बंद रखने का हुक्म। प्राइवेट इदारों में मुलाजमीन 2 रोज घर से काम करेंगे। इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं मलिक अशरफ। जी बताइएगा अशरफ। जी बिल्कुल, आज लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम की अदालत में स्मोक के तदारक के मुतालिक केस की समाअत हुई है, जिसमें डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा के अलावा पंजाब हुकूमत के लाफसरान और तमाम मुतलका महकमों के जो नुमाइंदे हैं वो अदालत में पेश हुए हैं। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक के तदारक के हवाले से जो मौजूदा सूरत हाल है इस पर तशवीश का इजहार किया है और अदालत में अदालती अहकामात पर अमल दरामद की रिपोर्ट पेश कीजिए। अदालत ने हुक्म दिया है कि स्मोक के तदारक के लिए जरूरी है कि तमाम महकमे अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। अदालत ने स्मोक के तदारक के हवाले से अहम अहकाम जारी किए हैं। एक तो उन्होंने ये कहा है कि जुमा, हफ्ता और इतवार 3 रोज के लिए तलीमी इदारे बंद रहेंगे, प्राइवेट और सरकारी स्कूल्स बंद रहेंगे। साथ ही अदालत ने यह भी कहा है कि जो भट्टे जो कि आलूदगी का बहस बन रहे हैं उनको पहले नोटिस दिया जाए और मजीद अगर इस हवाले से अगर बात नहीं आ रहे तो कानून में तरमीम करते हुए उनको मस्मार किया जाए। अदालत ने सेक्रेटरी माहौलियात को हुक्म दिया है कि वो कानून में तरमीम के रूल्स में तरमीम के लिए मसवदा जो आइंदा समाअत पे अदालत में पेश करें और जिसमें वाज़ेह तौर पे ये हो कि जो भट्टे बात नहीं आ रहे उनको मस्मार करने की कानूनी हैसियत को वाज़ेह किया जाए। अदालत ने यह भी हुक्म दिया है कि वो गाड़ियां जो कि बार बार आलूदगी का बहस बन गई हैं और उनको बंद किया जाए, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, फिर भी बात नहीं आ रही तो उनको ऑक्शन किया जाए। मजीद अदालत का ये भी कहना था कि स्मोक के तदारक के हवाले से जो एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट है वो एक्टिव हो और अदालत ने हुक्म दिया कि तमाम महकमे इस हवाले से मुफस्सल रिपोर्ट अदालती अहकामात की आइंदा जुमे को अदालत में पेश करें। जी शुक्रिया अशरफ आपका। गोजरा के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ग्राउंड में मरहूम एमएनए अमजद वराइज की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। फैसलाबाद में इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल में एनेस्थीसिया डॉक्टरों की कमी, 1500 से ज्यादा दिल के मरीज सर्जरी के मुंतजर। रोजाना 5 से 6 सर्जरियां इमरजेंसी मरीजों की हो रही हैं। एनेस्थीसिया के डॉक्टर मुयसर हों तो रोजाना 8 सर्जरियां की जा सकेंगी। एमएस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल का मौक़िफ। बात करेंगे अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल जो कि तकरीबन 13 अजला पर मुश्तमिल जो दिल के मरीज़ हैं उन्हें इलाज मुआलजे की सहूलियात फराम कर रहा है, मगर यहाँ पे एनेस्थीसिया के डॉक्टरों की अशद कमी का सामना करना पड़ रहा है। और इस सिलसिले में जो फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल इंसामिया है उनका ये कहना है कि जो एमरजेंसी पेशेंट्स रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पर आ रहे हैं तो 5 से 6 मरीज़ ऐसे हैं जिनके रोज़ाना की बुनियाद पर सर्जरी की ज़रूरत है और उनकी यहाँ पर सर्जरी की जा रही है। जो शोबा बैरूनी मरीज़ा में मरीज़ आ रहे हैं जिनकी तादाद तकरीबन 15 से 1600 मरीज़ ऐसे हैं जिनका बाईपास किया जाना है, मगर एनेस्थीसिया के डॉक्टरों की कमी के सबब ऑपरेशन जो है वो कम किए जा रहे हैं। अगर एनेस्थीसिया के डॉक्टर फराम कर दिए जाएँ तो रोज़ाना की बुनियाद पर जहाँ 5 से 6 ऑपरेशन हो रहे हैं तो वहाँ पर 8 मरीज़ों के जो है ऑपरेशन किए जा सकेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ जो है वो मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। और इस सिलसिले में हुकूमत के साथ राब्ते में भी है। एक बहुत बड़ी तादाद है मरीज़ों की जो कि बाईपास करवाने के इस वक्त मुंतज़र है। हमारे साथ यहाँ पे मरीज़ों के तीमारदार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर क्या कहेंगे, 15 से 1600 मरीज़ इस वक्त मुंतज़र है जिन्हें बाईपास करवाना है? ऐसे सर ये ऐसा है कि ये अपने पंजाब का जो फैसलाबाद है ये एक समझ लें कि इकलौता दिल का ऐसा बड़ा हॉस्पिटल है जहाँ पर चारों तरफ से मरीज़ जो यहाँ पर जो आते हैं, लेकिन यहाँ पे एनेस्थीसिया के जो डॉक्टर साहिबान हैं उनकी तादाद ऐसे ही है कि आटे में नमक के बराबर है। मरीज़ ज़्यादा हैं, मरीज़ यहाँ पर जो है वो तकरीबन ख्वार हो रहे हैं, उनको टाइम नहीं मिल पा रहा सिर्फ डॉक्टर्स के ना होने की वजह से। जो बाकी मामला ठीक है लेकिन सर मसला इन पे यही दरपेश आ रहा है कि जो एनेस्थीसिया के डॉक्टर साहिबान हैं उनकी कमी की वजह से काफ़ी जो मरीज़ हैं वो शिकार हो रहे हैं। थोड़ा सा उन किधर से आए हैं? मैं बेसिकली शाहकोट से आया हूँ। शाहकोट से आया हूँ और डॉक्टर साहिबान के इंतज़ार की वजह से ही हम अभी वेटिंग में हैं कि मरीज़ ज़्यादा हैं, लिस्टें लंबी हैं, टाइम जो है वो ज़रा लेट मिल रहा है। जी बिल्कुल, इंतज़ार करना पड़ता है, टाइम जो है लेट से मिलता है, डॉक्टरों की कमी है।
آپ کیا کہیں گے؟ جی سر جی اگر ڈاکٹر کی کلمے کی وجہ سے بہت سارا مسئلہ بن رہا ہے، بہت سارا ویٹ کرنا پڑتا ہے، گھنٹے 2 گھنٹے 4 گھنٹے سے لائننگ میں لگنا پڑتا ہے، وہاں پہ انتظار کرنا پڑتا ہے، پرچی لینے کے بعد یہاں پہ ویٹ کریں، ڈاکٹر کی قلت کی وجہ سے مسئلہ بن رہا ہے۔ یہ بیسکلی سر ایک سنگین ایشو ہے کہ یہ ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہے جو عام کوئی اور اس کی جگہ پہ نہیں لے سکتا۔ تو یہ جو انسیزیا کے ڈاکٹر ہیں وہ بیسکلی اسپیشلائز ہیں اور ان کا جو کام ہے وہ کوئی اور اس کی جگہ پہ کر ہی نہیں سکتا، اس لیے ان کی جو کمی ہے ان کو پورا کیا جائے یہاں پہ۔ بالکل جو انستھیزیا کے ڈاکٹر ہیں ان کی کمی کو جو ہے پورا کیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ مریضوں کی سرجری ہو سکے اور وہ یہاں سے مستفید ہو سکیں۔ تاہم جو میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ہیں فیصل آباد انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی اسپتال ڈاکٹر محمد ساجد، ان کا یہ کہنا ہے کہ محکمہ بہت اسپیشلائز شکریہ ہیلتھ کے ستار۔ جنگ سٹی کے رہائشیوں کے لیے اچھی خبر، محکمہ صحت کی جانب سے سٹی ہسپتال کو مزید سٹاف اور میڈیکل مشینری کی دینے پر غور۔ سٹی ہسپتال میں میڈیکل ایمرجنسی سمیت دیگر سہولیات کی فراہمی بھی ممکن ہوگی۔ محکمہ صحت نے ہسپتال انتظامیہ کو 22 انڈیکیٹرز پورے کرنے کی شرط عائد کر دی ہے۔ وسیم مزید سے بات کر لیتے ہیں۔ وسیم بتائیے گا۔ جی بالکل، جنگ سٹی کے رہائشیوں کے لیے بڑی خبر دیکھنے میں آ رہی ہے۔ محکمہ ہیلتھ کی جانب سے ٹی ایچ کیو لیول ہاسپٹل میں سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات شروع کر دیے گئے ہیں۔ اسی حوالے سے میرے ساتھ ایم ایس ٹی ایچ کیو ہاسپٹل موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا، یہ ٹی ایچ کیو ہاسپٹل لیول ہے، اس میں کیا کیا سہولیات مسنگ تھی اور اب کون سی سہولیات یہاں پر دی جا رہی ہیں؟ جی شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں ہاسپٹل کے بارے میں کچھ بتا سکوں کہ ہم نے تھوڑے سے عرصے میں، مجھے یہاں آئے ہوئے تقریباً 2 سال ہوئے ہیں، تو ہم نے تھوڑے سے عرصے میں کافی کچھ یہاں پہ اس کے ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ کام کروائے ہیں، اور اس میں ہاسپٹل میں کافی ساری مشینریز نہیں تھیں، ہم نے ہاسپٹل کو پرووائڈ کی ہیں۔ ہمارا چھوٹا سا بجٹ ہے اور اس چھوٹے سے بجٹ میں رہتے ہوئے ہم نے یہاں پہ کافی ساری مشینریز اس کو سپلائی کی ہیں اور پرووائڈ کی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ کافی سارا ریپیئر ورک تھا، کیونکہ یہ پرانی بلڈنگ ہے، یہ ایک آر آئی سی تھا 1972 میں، یہ آر آئی سی کی بلڈنگ یہاں پہ بنی تھی، وہاں سے یہ اپ گریڈ ہوا ہے، ابھی ٹی ایچ کیو پراپر نہیں بن پایا اور اس کا بجٹ بھی تھوڑا سا چھوٹا سا بجٹ ہے، یہ ابھی ٹی ایچ کیو لیول تک یہ اپ گریڈ ہوا ہے، ابھی اس کو ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ ٹی ایچ کیو اس کو بنوانے میں ہم کامیاب ہو جائیں، تو اس کے لیے ہمیں اس کا ریپیئر ورک، اس کے لیے مشینری کی سپلائی پروویژن وہ ہمیں چاہیے تھی، اس کے لیے ہم نے یہاں پہ کافی سارا ہم نے ریکنسٹرکشن کروائی ہیں، سیوریج کا مسئلہ تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم مزید امپروو کریں، اس کے لیے ہماری آج سے 2 سے 3 دن پہلے ہماری میٹنگ تھی پی ایم یو کے ساتھ، ان کے ہیڈ آفس لاہور میں، تو وہاں پہ یہی ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ ان کی طرف سے جو ہمیں انڈیکیٹرز دیے گئے ہیں ہم وہ جنگ کے لاری اڈے کی شاید سنی جائے، ڈویژن کے قدیم ترین لاری اڈے کی بحالی کے لیے 25 کروڑ روپے سے لاگت کا PC1 تیار، ٹرمینلز بن سکیں گے، شیڈز بھی لگائے جائیں گے، انتظار گاہوں میں ٹوائلٹس کی سہولت میسر آئے گی۔ لاری اڈے کی بحالی کے لیے 25 کروڑ سے زائد لاگت کا PC1 تیار۔ PC1 حکومت پنجاب کو ارسال، منظوری کے بعد معاملہ آگے بڑھے گا۔ منصوبے کے تحت لاری اڈے میں گاڑیوں کے نئے ٹرمینلز بن سکیں گے، گاڑیوں پر مسافروں کے لیے شیڈز بھی لگائے جا سکیں گے۔ بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد رمضان مرزا۔ جی بتائیے گا رمضان۔ جی بالکل، یہ جنگ کے باسیوں کے لیے بڑی اچھی خبر ہے، اور اس کا 25 کروڑ روپے سے زائد کی لاگت کا PC1 جو ہے وہ تیار ہے اور حکومت پنجاب کو بھجوا دیا گیا ہے، اور اس منصوبے کے تحت نہ صرف ٹرمینلز بنیں گے، بیز بنیں گے، وہاں پر موجود جو واش رومز ہیں ان کی جو ہے وہ اپ گریڈیشن ہوگی، ضرورت کے مطابق مزید واش رومز بنائے جا سکیں گے، صفائی کا بندوبست ہوگا۔ رمضان اپڈیٹ کر رہے تھے جھنگ کے لاری اڈے کی شاید سنی جائے، ڈویژن کے قدیم ترین لاری اڈے کی بحالی کے لیے 25 کروڑ روپے سے زائد لاگت کا PC1 تیار ہوگا۔ آپ کو بتا رہے ہیں لاری اڈے کی بحالی کے لیے 25 کروڑ سے زائد لاگت کا PC1 تیار۔ PC1 حکومت پنجاب کو ارسال، منظوری کے بعد معاملے آگے بڑھیں گے۔ منصوبے کے تحت لاری اڈے میں گاڑیوں کے نئے ٹرمینلز بن سکیں گے، گاڑیوں پر مسافروں کو سوار کرنے کے لیے شیڈز بھی لگائے جائیں گے، مسافروں کی سہولت کے لیے مرد حضرات اور فیملیز کے لیے انتظار گاہ بھی ہوگی، موجودہ ٹوائلٹس کو فعال کیا جائے گا، نئے ٹوائلٹس بنیں گے۔ نئے منصوبے کے تحت مسافروں کو بہتر سہولیات میسر آئیں گی، ایسا کہنا ہے ضلع انتظامیہ کا۔
आपको बताएं, यूटिलिटी स्टोर्स पर शहरियों की लंबी लाइनें लगना मामूल बन गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा तो दस्तयाब नहीं, मगर शहरी कहते हैं लाइनों में लगने के बाद जब बारी आती है तो दीगर अशिया भी खत्म हो जाती हैं। अशिया की किल्लत पर काबू पाया जाए। आपको बताते चले, यूटिलिटी स्टोर्स पर शहरियों की लाइनें लगना मामूल बन गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा तो दस्तयाब नहीं, मगर शहरी कहते हैं लाइनों में लगने के बाद जब बारी आती है तो दीगर अशिया भी खत्म हो जाती हैं। अशिया की किल्लत पर काबू पाया जाए। यूटिलिटी स्टोर्स पर शहरियों की लाइनें लगना मामूल बन गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा दस्तयाब नहीं, शहरियों का शिकवा। लाइनों में लगने के बाद बारी आती है तब अशिया खत्म हो जाती हैं। अशिया की किल्लत पर काबू पाया जाए, शहरियों का मुतालबा। आपको बताते चलें, यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले से, यूटिलिटी स्टोर्स पर शहरियों की लंबी लाइनें लगना मामूल बन गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा तो दस्तयाब नहीं, मगर शहरी कहते हैं लाइनों में लगने के बाद जब बारी आती है तो अशिया भी खत्म हो जाती हैं। अशिया की किल्लत पर काबू पाया जाए। आपको बता रहे हैं यूटिलिटी स्टोर्स की सूरत हाल के हवाले से। यूटिलिटी स्टोर्स पर शहरियों की लाइनें लगना मामूल बन गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा दस्तयाब नहीं, शहरियों का शिकवा। लाइनों में लगने के बाद बारी आती है तब तक अशिया खत्म हो जाती हैं। ऐसा कहना है शहरियों का। अशिया की किल्लत पर काबू पाया जाए, शहरियों का मुतालबा। यूटिलिटी स्टोर्स पर शहरियों की लंबी लाइनें लगना मामूल बन गया। बात कर लेते हैं खिलजा लियाकत से, मौजूद हमारे साथ। खिलजा, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा ना मिलना मामूल बन गया। शहरियों की लंबी कतारें जो यूटिलिटी स्टोर पर लगी। मेरे कैमरामैन मजीद आपको ये दिखा सकते हैं कि किस तरह औरतों की और मर्दों की जो लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई है। आटा और चीनी भी जो है वो एक खसूसन जो रकम है वो आप उसकी सौदे लेते हैं, उसके बाद आपको मिलती है 1100 के सौदे लेने के बाद 2 किलो घी, जबकि 200 के सौदे लेने के बाद आपको उसके बाद 5 किलो की चीनी मिलती है। कुछ खातून मेरे साथ मौजूद हैं जो इस हवाले से काफ़ी परेशान दिखाई दे रही हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं। आज ही आप क्या कहेंगी, क्या क्या चीज़ें जो वो नहीं मिल रही हैं? कुछ भी नहीं मिलन रहा सानू। घ्यो लवो तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ 400-500 ਦਾ ਸੌਦਾ, ਆਟਾ ਲਵੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ 500 ਦਾ ਸੌਦਾ। ਜਲੀਲ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣ ਡਏ ਅਸੀਂ, ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਦੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੌਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਆਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। और खातून मौजूद है, ये जानते हैं आटा नहीं मिलन दिया, आटा मिल जाए सानू, रोजाना नहीं आटा ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। जी आप क्या कहेंगे, आप गई थी, आप कल भी आई थी? मैं कल आई 2:30 बजे की, मैं आई, मैं 5 बजे गई। इतना जलील हो गए, ऊपर से बदतमीजी अलग करते हैं, जलील करते हैं, धक्के देते हैं, जुबान चलाते हैं, कहते हैं चले जाओ बीबी, इधर से आटा मिलता नहीं है। आटे की इतनी किल्लत है, अवाम ने किधर जाना है? जी बिल्कुल, खवातीन जो है इस हवाले से बहुत परेशान दिखाई दे रही है। इनका कहना है आटा जो है मुयसर नहीं, आटा जो है खाना हर इंसान की बुनियादी जरूरत है, आटा ही जो है मुयसर नहीं है। आटा की मिलने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगती है। खवातीन 2-2, 3-3 रोज से भी यहाँ पर आ रही है, लेकिन आटा जो है वो दस्तयाब नहीं है। उसके अलावा घी और चीनी जो है वो भी एक खसूसन आप रकम अदा करते हैं, उसके बाद मिलता है। आप मेरे साथ कुछ कैमरा मैन मजीद दिखा देते हैं। कुछ जो खातून ऐसी हैं सुबह से आई जो है वो थक चुकी हैं और आके उन्होंने वो बैठ गई हैं, कुछ जो है आपस में लड़ाई झगड़े करी हैं, लेकिन आटा जो है और आटा और घी जो है वो भी दस्तयाब नहीं है। जरूरत की और बहुत सारी एशिया जो है इस पर ज़रूरत जो होती है यूटिलिटी स्टोर पर दस्तयाब नहीं है। खवातीन जो है बहुत बड़े शान दिखाई दे रही हैं, कह रही है सिर्फ ये नहीं। इसके बाद गार्ड भी इससे नहायत बहुत बाना अल्फाज में बात कर रहा है, नागुज़ीर अल्फाज में बात कर रहा है, और इन्हें पूरा दिन जो है 2-2, 3-3 दिन लगने के बाद आटा जो एक ज़रूरत की चीज़ है वो भी दस्तयाब नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पर लाइनों में खड़ी होती हैं, मैसेज पर टाइम भी लेती हैं, इसके बाद भी जब आती हैं लाइनों में खबाड़ होने के बाद भी जो आटा है वो दस्तयाब नहीं होता। और चीनी जो है वो आप 2000 का अगर सामान लेते हैं, खवातीन का कहना है, तो आपको उसके ऊपर 5 किलो चीनी मिलती है, जब आपके 1100 का सामान लेने के बाद आपको 2 किलो जो घी है वो दस्तयाब नज़र आता है। मेरे साथ कुछ और खवातीन मौजूद आएंगे, इनसे इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। जी आप क्या ऐड करना चाहेंगे? हाँ जी, कुछ भी नहीं मिलता, जब आए वैसे ही चले जाते हैं बस। जी बिल्कुल, इनका कहना है जैसे आते हैं वैसे ले जाते हैं। जी आंटी आप क्या कहेंगे? महीना हो गया सानू आटा नहीं मिलन दिया स्टोर तो, जलील कर रहे सानू। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि महीने से ज़्यादा हो गया, हफ्ता हो गया है कि ये रोज़ आते हैं सुबह को और शाम तक वेट करते हैं और आटा जो है दस्तयाब नहीं है। मेरे साथ कुछ खातून जो है मजदूर जो है वो बैठी हुई हैं, ताकि आइए इनसे इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। जी आंटी आप क्या कहेंगी, सामान जो यूटिलिटी स्टोर पे मिल रहा है क्या? नहीं मिलता ही नहीं है वीरे। कल भी आए सी, एड्डी वड्डी लाइन 'ਚ खड़ी रही तो ये वारी दिन आटा खत्म हो गया तो दिता ही नहीं।
ਆਟਾ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਛਾਪਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅੰਦਰ ਸੌਦਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ। जी बिल्कुल, खवातीन का कहना है कि आटा जो है दस्तयाब नहीं है। रोज़ आते हैं, लाइनों में लगते हैं, ज़िले खवाड़ होते हैं, लेकिन आटा जो है वो दस्तयाब नहीं है। कुछ जो ज़ईफ़ खातून है, जो अरसा जो है वो नहीं भी खड़ा हो सकती हैं, उनके लिए नहायत जो है खुशगवार है। खवातीन की हुकूमत से अपील है कि इस तरफ खासी तवज्जो दी जाए और जो ज़रूरत की एशिया हैं जैसे घी, चीनी और आटा दस्तयाब हो। आटे की जो है अक्सर बेशतर जो थैले आते हैं वही कहते हैं इस मिकदार में आते हैं। 100 के रोज़ जो थैले आते हैं वो पता नहीं कहाँ जाते हैं। कुछ जो सिफारशी लोग हैं वो आटा लेकर चले जाते हैं। खवातीन जो इस हवाले से बहुत परेशान जो है वो दिखाई दे रही है। मेरे साथ कुछ मज़ीद शहरी जो है मौजूद हैं, आइए इनसे इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। जी सर, आप क्या कहना जी, यहाँ पर तो मिलता कुछ नहीं, ना दालें मिलती हैं, ना आटा मिलता है, ना घी मिलता है, लेकिन लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो गरीबों का एहसास करे और इसको प्रोसेस को ठीक करे अपने। कहना है कि आम आदमी जो है वही यहाँ पर आता है। आम आदमी जो गरीब इंसान है, जो कहीं और से अफोर्ड नहीं कर सकता, कि वो डीसी कमिश्नर ने जो रेट दिया है उसके बताए गए रेट के अकॉर्डिंगली जो है वो आटा या घी, चीनी या दालें जो ज़रूरत की महज रोज़ बरोज़ की खाने की चीज़ें अशिया की किल्लत पर काबू पाया जाए, शहरियों का मुतालबा। खिलजा बता रही थी। बहुत शुक्रिया खिलजा लियाकत आपका। एफबीआर ने इनकम टैक्स गोशवारे 15 दिसंबर तक जमा करवाने की रियायत दे दी। फैसलाबाद के ताजरों ने हुकूमत से 1 जनवरी तक तोसी का मुतालबा कर दिया। शहराज भट्ट से बात कर लेते हैं। शहराज, बताइएगा। एफबीआर की जानिब से मजीद 15 दिन की तोसी तो की गई है, लेकिन फैसलाबाद की ताजर बरादरी की जानिब से ये अपील सामने आ रही है कि लोगों के माशी हालात देखते हुए, मुल्की इकॉनमी देखते हुए 15 दिन मजीद तोसी जो है वो इसमें की जाए और इनकम टैक्स गोशवारे जमा की कराने की आखिरी तारीख जो है वो 31 दिसंबर 2022 मुकर्रर की जाए। इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मियां तारिक साहब मौजूद से गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि इस हवाले से क्या कहेंगे। मेरे से बताइएगा, लोगों की इस वक्त फाइनेंशियल पोजीशन क्या है और इस हवाले से आप क्या अपील करना चाहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, अहम इशू है जिस पे आज बात कर रहे हैं। वजह यह है कि डॉलर की ऊंची उड़ान, और उसके बाद इसहाक डार साहब आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि 1 लाख रुपए तक जो एलसीज है वो क्लियर हो जाएगी। तो हम लोग जो तमाम इंपोर्ट आइटम्स इस्तेमाल करते हैं उन लोगों के कारोबार जो है वो ठप हो गए। तो जब कारोबार ही नहीं चलेंगे तो इनकम टैक्स जो साल बाद हमने जमा करवाना होता है, हमने करवाना होता है या हमारे भाई ताजर है उन्होंने करवाना होता है, तो इस वक्त प्रॉब्लम हुई है कि वो टैक्स कहाँ से जमा करवाए। तो मैं अपील करता हूँ मुतलका एफबीआर या रिलेटेड जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है कि प्लीज़ इसमें आप 31 दिसंबर तक कह रहे हैं, 1 जनवरी नहीं 31 जनवरी तक तो सी कर दें कि थोड़े से हालात सेट हो जाएं, कोई पैसे आने शुरू हो जाएं। बहरानी कैफियत है, इस वक्त तक इंपोर्ट बिल्कुल रुकी हुई है और उसकी वजह से रिलेटेड इंडस्ट्रीज रुकी हुई है, कारोबार है नहीं, सेल है नहीं, पैसे आ नहीं रहे, बहरानी कैफियत है। तो खुदारा 31 जनवरी तक ये इनकम टैक्स रिटर्न जो है इसमें तो सी कर दें तो कम से कम थोड़ा सा रिलीफ हमें मिल जाए। ठीक है, नए साल के साथ बहुत शुक्रिया आपका। मुल्की बरामदात के माहाना दादोशुमार ने सबको हैरान कर दिया। नवंबर में बरामदात माहाना वार बेहतर, गुज़िश्ता साल के निस्बत 18% कमी रिकॉर्ड। मोहम्मद बिलाल डोगर से मजीद बात करेंगे। बिलाल, बताइएगा। बिल्कुल, बरामदी रिपोर्ट नवंबर की जारी कर दी गई, तजारती रिपोर्ट जिसे कहा जाता है, वो जारी कर दी गई दारा शुमारियत की जानिब से। अगर गुज़िश्ता महीने के मुनासबत नवंबर की अक्टूबर से देखें तो रुपये में बरामदत ज़्यादा हैं जबकि डॉलर में कम है। ऐसे ही गुज़िश्ता साल नवंबर की बनिस्बत है और मजमूई तौर पर भी देखें तो डॉलर में कम है, रुपये में 28% बेहतरी आ रही है। जबकि तजारती खसारा में कामयाब हुई है गवर्नमेंट, जो दरामदी बिल कम करते करते तजारती खसारे को 20 अरब से 14 अरब डॉलर पर ले आई है। इसके ऊपर एक्सपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात खालिद साहब। एक तो एक्सपोर्ट बिल्कुल हमारा टारगेट ज्यादा है लेकिन वैसे स्पीड नहीं है, तो दूसरी जो खास तौर पे तिजारती सारा काम हुआ, इस पे क्या कहेंगे? जी, बहुत शुक्रिया बिलाल भाई। ये एक हेल्दी साइन है कि हमारा तजारती खसारा कम हो रहा है। हमारा उसकी मेन वजह यह है कि गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है इंपोर्ट्स के ऊपर, लेकिन इसके अल्टरनेटिव देखा जाए तो हमारी टेक्सटाइल सेक्टर की बहुत ज़्यादा आइटम जो है ना वो इंपोर्ट होती हैं। ये हमारी अगर डाटा देखा जाए नवंबर में एक्सपोर्ट जो है डिक्लाइन है,
اس کی ایک وجہ تو ہم یہ کنسیڈر کر رہے ہیں کہ یہ انٹرنیشنل جو ریسیشن چل رہا ہے اس کی وجہ ہے. دوسرا لوکل جو ہمارے را مٹیریلز کے اوپر کچھ ڈیوٹیز لگی ہوئی ہیں امپورٹس کے اوپر, اس وجہ سے ڈکلائن ہے تھوڑی سی. ہم امید کرتے ہیں گورنمنٹ سے کہ اس کو دیکھے اور جو نیکسٹ ایئر میں اس کو ریزالو کرے یہ چیزوں کو. ان چیزوں کو ریزالو کیا جائے, خاص طور پر درآمدات کے اوپر جو ٹیکسٹائل کی ضروریت کی چیزوں نے کہا کہ وہ بھی رکی ہوئی ہیں. تو ٹیکسٹائل ضرورت بالکل تجارتی خسارہ کم کی ایک اچھا سائن ہے, لیکن اگر تھوڑا سا غور ان چیزوں پہ جو ضروریہ کی ہیں درآمد بائی برآمدات ہیں ان کو سافٹ کر. بلال بہت شکریہ آپ کا. فیصل آباد میں ٹیکسٹائل سیکٹر سے وابستہ نئے بننے والے 100 سے زائد برآمدی کارخانوں کو سستی بجلی اور گیس کے لیے FBR کی جانب سے NOC نہ مل سکے. بات کریں گے عمیر عظمت سے. جی عمیر بتائیے گا. جی فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے ٹیکسٹائل ایکسپورٹ انڈسٹری سے وابستہ افراد کو بجلی اور گیس میں ریلیف فراہم کیا جاتا ہے, یعنی کو سستے سبسڈائز ریٹ پر بجلی اور گیس فراہم کی جاتی ہے. تاہم اس حوالے سے اس ایکسپورٹ سیکٹر سے وابستہ 100 سے زائد فیصل آباد میں ایسے نئے یونٹس ہیں جو کہ نئے بنے اور ان کی جانب سے سبسڈائز NOC لینے کے لیے اپلائی کیا گیا, مگر آج تک ان کو وہ NOC نہیں مل سکا ہے, جس کی وجہ سے ان کے لیے مشکلات کا سامنا ان کو کرنا پڑ رہا ہے اور بجلی اور گیس پر جو ملنے والا ریلیف ہے وہ اس سے محروم ہے. ان کو کیا مشکلات ہوتی ہیں, اسی پر مزید بات کرنے کے لیے ٹیکس گزاروں کے بہاف پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ فیصل آباد ٹیکس بار ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری حماد افتخار ملک صاحب موجود ہیں. ملک صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ ایک تو ویسے پاکستان میں حالات کافی زیادہ ٹف ہیں بزنس کمیونٹی کے لیے اس وقت, اور پھر اس طرح کے اقدامات جو ہیں ریلیف پر وقت نہ ملنا, کیا مشکلات ہوتی ہیں؟ اس میں ڈیفینیٹلی جو ٹیکسٹائل سیکٹر سے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہیں, اگر ان کو یہ گورنمنٹ نے جو فیسلٹی ریڈیوس ریٹ کی دی ہوئی ہے اور زیرو ریٹنگ کی دی ہوئی ہے وہ ان کو ٹائملی نہیں ملے گی, ڈیفینیٹلی ان کی کاسٹ اس سے انکریز ہوگی, نہ کہ کاسٹ ہوگی بلکہ وہ ایکسٹرا ٹیکس وہ پے ڈیفینیٹلی کر رہے ہوں گے. اچھا, اس کے لیے FPR نے ایک میکانزم پہلے سٹارٹ میں کیا تھا کہ لوکل آپ کا جو ٹیکس آفس ہے RTO یا CTO ہے وہ ایک آپ کو NOC ایشو کرتا تھا, آپ متعلقہ اپنے ڈسکورس میں جا کے پروڈیوس کرتے تھے تو آپ کو وہ بینیفٹ ملنا شروع ہو جاتا تھا. بعد میں پھر لیٹر آن انہوں نے دیکھا کہ اس میں کافی زیادہ ڈیلے ٹیکٹس آ گئے, FPR کے سٹاف کی طرف سے بھی کچھ ہے نا پرابلمس آتی تھیں, تو FBR نے کہہ دیا کہ ہر ایسوسی ایشن کے تھرو آپ ہمارے ساتھ ہیں. جیسے کہ ٹیکسٹائل سیکٹر میں 3-4 سیگمنٹ ہے, اسپننگ کی ایک علیحدہ ایسوسی ایشن ہے, پرنٹنگ کی علیحدہ ایسوسیشن ہے, حاضری مینوفیکچرنگ کی علیحدہ ایسوسیشن ہے اور پاور لومز کی علیحدہ. وہ اپنی اپنی ایسوسیشن کے تھرو سائزنگ والے آئیں اور ان کا ایک چیک لسٹ ہے, اس کے مطابق وہ ڈاکومنٹس دیں اور 1 ونڈو کے تحت FPR ان کو ایشو کر رہی تھی. ابھی لیکن کچھ عرصہ بھی بلکہ 8-10 ماہ سے ایسا ہو رہا ہے کہ FPR میں بھی کافی زیادہ ڈیلے ٹیکٹس کھیلے جا رہے ہیں. وہاں پہ معمولی سے آبجیکشن لگا کے وہ واپس کر دیے جاتے ہیں. اس میں پھر نالائکی ان ایسوسیشن کے سر پہ آنی چاہیے, کیونکہ جو FPR نے ان کو گائیڈ لائن دی ہے وہ یا تو کمپلیٹ نہیں دی, جس کی وجہ سے ٹیکس پیئر الٹیمیٹلی سفر ہو رہا ہے. 3rd نمبر پہ بات یہ کہ کچھ ایسے بزنس کمیونٹی ہے جو کہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی خاص طور پہ ٹیکسٹائل سیکٹر سے ریلیٹ کرتی ہے, وہ ان کی کوئی ایسوسیشن نہیں ہے. ان کو انڈیویجولی طور پہ, اس کی ایک میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ یارن ڈبلنگ والے, یارن ڈبلنگ تو انڈائریکٹلی ٹیکسٹائل سیکٹر میں آتے ہیں کہ وہ یارن کو ڈبل کر کے دوبارہ وہ ٹیکسٹائل سیکٹر کو سیل, ان کی کوئی ایسوسیشن نہیں ہے, اس لیے وہ ایسوسیشن کے پلیٹ فارم کو یوز نہیں کر پا رہے. اگر اس طرح کا بزنس مین ڈائریکٹلی اسلام آباد جاتا ہے تو اس کو ٹریولنگ ہی اتنی زیادہ پڑ جاتی ہے اور اس کو وہاں پہ وہ اتنا زیادہ لمبی ڈاکومنٹیشن اور کمپلیکس ڈاکومنٹیشن میں ڈال دیتے ہیں کہ وہ بیچارہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے. اور ہمارے پاس وہ آتے ہیں تو پریکٹیکلی ایسا ہے کہ ان کا گراس کیش فلو نیگیٹو میں چلے جاتی ہے, کیونکہ آپ کو ٹیکس جب 17 جمع ایکسٹرا ٹیکس پڑتا ہے تو آپ کی کاسٹ بہت زیادہ انکریز ہو جاتی ہے. بہت شکریہ عمیر آپ کا. فیسکو کی غفلت ناخوشگوار واقعات کی منتظر فیسکو بکٹ کرینوں کی خریداری کا منصوبہ کھٹائی میں پڑ گیا. 2021 سے 22 تک ٹینڈرز کینسل کر دیے گئے. بات کر لیتے ہیں اویس علی سے. اویس بتائیے گا. ہاں جی بالکل, مال مفت دل بے رحم کے مصداق فیسکو کی جانب سے اب بکٹ کرینوں کی خریداری کے منصوبے میں جو ہے وہ مکمل طور پر تاخیر کی جا رہی ہے. گزشتہ 3 سال میں 6 سے زائد لائن مین بجلی کی تاروں پر
काम करने के दौरान करंट लगने से ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं, मगर इसके बावजूद फेस्को ने नाखुशगवार वाक़यात से सबक नहीं सीखा और लाइनमैनों को तहाल बकेट क्रेनों जैसी सहूलत से जो है वो महरूम रखा है। टेंडरिंग का प्रोसीजर जो है वो साल 2021 से 22 तक किया गया, जिस पर करोड़ों रुपए की खतीर रकम जो है वो खर्च की गई, मगर इसके बावजूद सब कुछ बिला सूद रहा और लाइनमैनों को बकेट क्रेनें खरीद कर ना दी गई। बिजली की तारों पर काम के दौरान करंट लगने से लाइनमैन जो है वो ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं सार्फिन तक बिजली फराहम करने के लिए, मगर इसके बावजूद फेस्को की सुस्ती जो है वो बरकरार है। बकेट क्रेन जो है वो करंट फ्री होती है और उसमें लाइनमैन बैठ कर बआसानी काम कर सकते हैं और जो है वो बाहिफाजत सार्फिन तक बिजली की बिला तौतल फराहमी को यकीनी बना सकते हैं, मगर इसके बावजूद फेस्को की जानिब से सिर्फ दावे किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया अवैस, अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं, फैसलाबाद की यूनिवर्सिटियों को मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम में दाखिलों के लिए हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान की मंजूरी का इंतजार, जबकि पंजाब यूनिवर्सिटी ने एमए एमएससी पर पाबंदी के बावजूद दाखिलों का शेड्यूल जारी कर दिया। बात करेंगे इसी पर जहांगीर अशरफ से। जहांगीर, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी, फैसलाबाद समेत पंजाब भर के प्राइवेट कॉलेजेस जो कि यूनिवर्सिटी से अलहाक शुदा हैं और बीएस प्रोग्राम करवा रहे हैं, उनको काफ़ी मसाइल का सामना है, जिनमें सबसे ज़्यादा इशू उनके स्टूडेंट्स के नताइज का है। गवर्नमेंट जो कॉलेजेस में बीएस करवाए जा रहे हैं और प्राइवेट कॉलेजेस में बीएस प्रोग्राम करवाए जा रहे हैं, दोनों का शेड्यूल यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से अलग अलग दिया जाता है, जिसके बायस जो गवर्नमेंट स्कूल हैं वो आगे हैं और प्राइवेट सेक्टर के जो कॉलेजेस हैं वो पीछे रह गए हैं, क्योंकि अक्सर जगहों पर पहले सेमेस्टर के नताइज गवर्नमेंट के तो आ चुके हैं, लेकिन अगर प्राइवेट की बात करें तो वो बच्चे तीसरे सेमेस्टर में पहुंच जाते हैं, लेकिन उनके नताइज जो हैं वो बर वक्त नहीं मिल पाते। इस हवाले से प्राइवेट कॉलेज एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी कासिम भुट्टर ने मुलाकात की डीपीआई कॉलेजेस से और उनसे मामला जो है वो डिस्कस किए कि इतना ज़्यादा तजाद ना हो और तमाम जो कॉलेजेस हैं उनको एक जैसा डील किया जाए। कासिम भुट्टर से बात करते हैं क्या क्या मसाइल हैं प्राइवेट कॉलेजेस के बिलखसूस नताइज के हवाले से, कितना डिले होता है, क्या वजूहात हैं और कितना डिफरेंस है दोनों के शेड्यूल में। जी, बहुत शुक्रिया जहांगीर अशरफ। इसमें बिल्कुल टोटली दोहरा मेयार जो है वो रखा गया है। प्राइवेट अदारे और गवर्नमेंट कॉलेज जो है उनमें पढ़ने वाले स्टूडेंट जो हैं उनके नताइज से लेके उनके एडमिशन से लेके नताइज तक तकरीबन हम कह सकते हैं कि बिल्कुल डिफरेंट पॉलिसी है। उसमें पॉलिसीज़ इस तरीके से बनाई जाती हैं कि एक तो फ़ीस स्केजुअल जो अगर हम ले लें, उनका रजिस्ट्रेशन फ़ीस, उनकी एग्जामिनेशन फ़ीस जो है वो कंपैरेटिवली प्राइवेट कॉलेज जो एफिलिएटेड हैं उनसे कम होती है। जो हमारे प्राइवेट कॉलेज जितने भी यूनिवर्सिटी के साथ हलाक शुदा हैं उनकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी ज़्यादा होती है, यूनिवर्सिटी को हमें शेयर भी देना पड़ता है, इसके अलावा एग्जामिनेशन फ़ीसेस भी ज़्यादा होती हैं। ये साइडें एक तरफ, इसके अलावा जो रिज़ल्ट्स आते हैं उन रिज़ल्ट्स में इंतहाई डिफरेंस होता है। जो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाने वाले टीचर्स होते हैं वहीं उनके रिज़ल्ट्स को जो है वो मैनेज करते हैं, वहीं पढ़ाते हैं, फिर उनके बाद उनका सेमेस्टर जो है वो इन टाइम क्लोज़ कर दिया जाता है। हमारे पेपर चूँकि यूनिवर्सिटी खुद कंडक्ट करवाती है तो यूनिवर्सिटी के बिहाफ के ऊपर पेपर लिए जाते हैं, उनका एक टाइम टेबल दिया जाता है, शेड्यूल बनाया जाता है, फिर उस शेड्यूल में जो है वो इस तरीके से बहुत शुक्रिया जहांगीर अशरफ आपका। वैसा फैसलाबाद में मुलाजिमीन की कमी को पूरा करने के लिए 196 सीटों पर भर्तियों के लिए दरख्वास्तें तलब। बात करेंगे वकास बेग से। वकास, बताइएगा। अच्छा, बिल्कुल फैसलाबाद वासा में मशीनरी के इजाफे के बाद अब वर्करों की तादाद में इजाफा करने का भी हतमी फैसला कर लिया गया है, जिसके तहत 20 मुख्तलिफ कैटेगरी में दर्जा चहारम के 196 से ज़ायद सीटों पर दरखास्तें तलब की गई थी। वासा हुकाम की जानिब से दरखास्तें तलब किए जाने के बाद गुज़िश्ता एक हफ्ते में अगर बात की जाए तो फैसलाबाद शहर के रहायशियों में से 12,000 के करीब अफराद ने जो है वासा में दर्जा चहारम की मुलाजमत हासिल करने के लिए दरखास्तें दायर की हैं। इस हवाले से डायरेक्टर एडमन शोएब से हमारी बात हुई, जिनका ये कहना था कि तमाम दरखास्तें जो मौसूल हुई वो ना सिर्फ मुतल्लिका कैटेगरी के तालीम याफ्ता हामिल थे, बल्कि इससे ज़ायद तालीम के हामिल अफराद जो हैं उनकी जानिब से भी दरखास्तें दायर की गई हैं। इस हवाले से मैं बताता चलूँ कि वासा की जानिब से स्टार्टिंगली पंप ऑपरेटर, नायब कासद समेत जो है 196 अफराद की भर्ती के लिए ऐलान किया गया था, जिसके बाद 12,000 से ज़ायद एप्लीकेशन जो है वो वासा हुकाम को मौसूल हो चुकी हैं। डायरेक्टर एडमन वासा का ये कहना है कि आने वाले एक हफ्ते के दौरान तमाम तर दरखास्त गुजारों की दरखास्तों को देखते हुए न सिर्फ स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल किया जाएगा बल्कि वकास बेग अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया वकास आपका।
आपको बताएं, म्यूनिसिपल कमेटी चनियोट की दर्जा चहारम की 20 नौकरियों के लिए 700 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में आ गए। किस किस शोबे में भर्ती होगी, जान लेते हैं वकार घुमन से। वकार बताइएगा। जी, म्यूनसिपल कमेटी चिन्योट में दर्जा चहारम तक की जो 14 सीटें हैं उन पर इंटरव्यूज़ का सिलसिला जारी है। बड़ी तादाद में उम्मीदवारों ने अप्लाई किया है। चीफ म्यूनसिपल ऑफिसर वकास हरल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि कितने उम्मीदवार हैं जिन्होंने अप्लाई किया है और कौन कौन सी सीटें हैं जिन पर भर्तियाँ की जा रही हैं। तो ये बताइएगा, म्यूनसिपल कमेटी में कौन कौन सी इस वक्त आप भर्ती कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। म्यूनसिपल कमेटी में टोटल 20 सीटें हैं, 14 नहीं 20 सीटें। उसमें हमारे पास 8 सैनिटरी वर्कर हैं, 4 सिवरमैन की हैं, 5 हमारे पास माली की हैं और 1 नायब कासिद की है, 1 डिस्पोजल ऑपरेटर की है। ठीक है, तो इस पे हमारे पास जो है वो कल हमने नायब कासिद के अलावा बाकी जो सीट्स थी कल उन पे इंटरव्यूज़ किए थे। तो इसमें हमारे पास टोटल जो हैं वो 742 एप्लीकेंट हैं, जिसमें से 422 एप्लीकेंट जो हैं वो सिर्फ एक नायब कासिद की सीट के अगेंस्ट है। तो बाकी जो है वो मुख्तलिफ सीटों पे मुख्तलिफ क्या क्राइटेरिया था उम्मीदवार का? इसमें कोई एज लिमिट या तालीम रखी गई है? इसमें जो है वो पढ़ा लिखा बेसिक जो है वो रखा गया है, लेकिन टोटल उसमें जो हमारी रिक्रूटमेंट पॉलिसी आई है SNGAD की तरफ से 2022 मार्च में, उसके मुताबिक इंशाल्लाह ताला हम इसको प्रोसेस कर रहे हैं और करेंगे। उसमें प्राइमरी, मिडल और मैट्रिक के जो है वो नंबर रखे गए हैं इजाफे के साथ। अच्छा, दूसरा ये बताएं, ये रेगुलर है या कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है? ये कॉन्ट्रैक्ट पे। बिल्कुल जी, 20 सीटों पर 700 से जायद उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाई कर रहे हैं। आज उनके इंटरव्यूज किए जा वकार रहे हैं। घुमन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया वकार आपका। फैसलाबाद के लैंड रिकॉर्ड सेंटर की नाअहली, एक जानिब रिकॉर्ड डिजिटलाइज करने की कोशिशें तेज, जबकि दूसरी जानिब पुराने इंतकालों की दुरुस्तगी के लिए लाहा अमल तश्कील ना दिया जा सका। अब्दुल रहमान से बात करेंगे। बताइएगा अब्दुल रहमान, किन साइलिन को किन मुश्किलात का सामना है? जब बात करें लैंड रिकॉर्ड सेंटर के हवाले से तो यहाँ पर एक बड़ी नाअहली सामने आ रही है कि एक जानब डिजिटलाइजेशन का यहाँ पर बताया जाता है कि डिजिटलाइजेशन हो रही है और दूसरी जानब अभी तक 2000 के करीब जो पेंडिंग इंतकाल है, पेंडिंग म्यूटेशंस है, उनका मसला हल नहीं हो पा रहा। कई जो साइलिन दूर दराज से आते हैं उनका ये मौक़िफ़ है कि उन्हें यहाँ पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट, सब रजिस्ट्रार और तहसीलदारों के दरमियान गन चक्कर बनाया जाता है और उनका मसला हल नहीं किया जाता। इसमें लोगों की पुराने से पुराने जो है इंतकाल वो भी मौजूद हैं, जिसमें उनकी जानब से इंतकाल करवाए गए, लेकिन आगे जो है वो तहसीलदारों की जानब से वो इंतकाल जो है वो पास नहीं किए गए। इसी तरह से ADLRs के पैदा करदा मसाइल भी मौजूद है कि जिसमें नाम का इशू है या किसी भी तरह से कोई मलकियत का छोटा मोटा इशूज़ है तो उसमें साइलिन को कई महीनों से ख्वार किया जाता है। तो ये साइलिन की जानब से पूछा जा रहा है, यहाँ पर उन तफज़ात का इज़हार किया जा रहा है कि यहाँ पर एक जानब जब कहा जाता है कि डिजिटलाइजेशन होगी, सब कुछ आसान हो जाएगा, तो दूसरी जानब उनको लंबा लटकाया जा रहा है, दूसरी जानब उनके लिए मसाइल पैदा किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान आपका। फैसलाबाद में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की जानिब से कत्ल केस का फैसला सुना दिया गया। मुलजिम बिशारत अली को उम्र कैद और जुर्माने की सजा का हुक्म। हाशिर राइस हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। बताइएगा हाशिर। जी बिल्कुल, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की जानिब से 302 के मुकदमा का जो फैसला है वो सुना दिया गया। इस मुकदमा के अंदर जो मुलज़म है बिशारत अली, उसको उम्र कैद और इसके साथ साथ जुर्माने की सज़ा का हुक्म जो है वो अदालत की जानिब से दिया गया। और अगर मुलज़म जिसको 5 लाख रुपये जुर्माना अदा करने का हुक्म दिया गया है, अगर मुलज़म जुर्माना बर वक्त अदा नहीं करता तो वो मजीद जो कैद है वो भुगतेगा। मुलज़म के खिलाफ समुंदरी के अंदर ये मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें इस पर इल्ज़ाम था कि इसने ज़ाती रंजिश की बुनियाद पर एक शहरी को कत्ल किया है, जिसके बाद मुलज़म के खिलाफ जो है समुंदरी के अंदर दफ़ा 302 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसके बाद ये केस जो है फैसलाबाद एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत के अंदर जो है रेफर हुआ, जिसके बाद इस मुकदमे का जो ट्रायल है वो मुकम्मल होने के बाद अदालत की जानिब से फैसला जो है वो सुना दिया गया और अदालत ने मुलज़म को उम्र कैद और इसके साथ साथ 5 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा का जो हुक्म है वो दिया गया। और मुलज़म जो है वो मुतहद अदालत जो कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की जानिब से फैसला दिया गया है। समंदरी इंतजामिया गदागरों को रोकने में नाकाम हो गई। गदागरों ने रिहायश शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। बात करेंगे वकास जमील से। बताइएगा वकास।
بالکل جی، فیصل آباد میں ڈپٹی کمشنر کی جانب سے مہم جو ہے وہ چلائی جا رہی ہے، جس میں گداگروں کو جو ہے وہ کنٹرول کیا جا رہا ہے، گداگری کو کنٹرول کیا جا رہا ہے، لیکن سمندری میں اس طرح کی کوئی مہم جو ہے وہ نظر نہیں آتی۔ یہاں پر ان گنت جو ہے وہ گداگر نظر آتے ہیں، جو دکانداروں کو بھی تنگ کرتے ہیں، شہریوں کو بھی تنگ کرتے ہیں، اور حقداروں کا بعض اوقات حق بھی مر جاتا ہے۔ شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کیا کہیں گے اس حوالے سے، گداگر جو ہے ہر طرف نظر آ رہے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائی گل یہ ہے کہ سمندری گداگری کا متعلق کسی قسم کی کوئی مہم نہیں ہے۔ گاہ کے گھٹ ہے تو گداگر بہت ہے۔ ہر 2-4 منٹ تو بعد تمہیں 10-12 گداگر نظر آؤ گے، اور سمندری صبح تو لا کے شام تک تقریباً 100-150 طرح کا گداگر ایک دکان سے ہوتا۔ تو اینے اسی تنگ آئے دے متعلق تمہیں دس نہیں سکتے، اور انتظامیہ نو 12 دفعہ اس متعلق شکایت کی ہے کہ سارے تعاون کرو، لیکن انتظامیہ کسی قسم کا کوئی تعاون نہیں کر رہی۔ اسی وزیر اعلیٰ اگے تے IG پنجاب اگے اپیل کریں گے، یا جڑے بھی متعلقہ ادارے ہیں کہ یہ متعلق مہم کوئی اچھے طریقے سے مہم کی جائے شروع، تاکہ جڑے گداگری کا مسلسل مکمل طور سے خاتمہ ہو سکے۔ بالکل جی، شہریوں کی بھی یہی اپیل ہے کہ گداگروں کو جو ہے وہ کنٹرول کیا جائے، اور اپیل بھی کر رہے ہیں کہ سمندری سے بہت گداگر شکریہ وقاص اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ جھنگ میں رکنے صوبائی اسمبلی گنج ظفر قریشی کا صنعت زار جھنگ کا دورہ، چیئرمین صنعت زار ایڈوائزری کمیٹی آصف سیال بھی ہمراہ تھے۔ بات کریں گے محمد رمضان مرزا سے، بتائیے گا رمضان۔ جی بالکل، جھنگ سے تعلق رکھنے والے رکن صوبائی اسمبلی غضنفر عباس قریشی اس وقت صنعت زار کے دورہ پر ہیں، اور ان کے ہمراہ جو ایڈوائزری کمیٹی ہے اس کی نہ صرف چیئرمین ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر ممبران ہیں وہ بھی ہمراہ ہیں۔ انہوں نے صنعت زار کے مختلف یونٹس کا دورہ کیا ہے، ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں، ان سے بات بھی کرتے ہیں۔ سر میں دیکھ رہا تھا آپ نے خاصی دلچسپی ظاہر کی جو ان کا ڈسپلے سینٹر ہے، کیا کہنا چاہیں گے صنعت زار کے اوولار ورکنگ کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ میرا پہلا دورہ ہے، اور مجھے دیکھ کے انتہائی خوشی ہوئی ہے کہ جتنا اچھا سوشل ورک یہ لوگ کر رہے ہیں، اور ہمارے بچیوں کو ایک ہنر دے رہے ہیں، کیونکہ اب آپ کو پتہ ہے آج کل جابس، سرکاری جابس تو ہے نہیں، تو جو بچی ایک ہنر لے کے جائے گی تو وہ پوری عمر اپنے لیے پاؤں پہ کھڑی ہو سکتی ہے، اپنے لیے کما بھی سکتی ہے، اور کسی پہ ڈپینڈنٹ بھی نہیں ہوگی۔ تو میں شاباش دوں گا اس سینٹر کے انچارج کو، سارے عملے کو، کہ وہ بڑی دل لگی سے اور بڑی محنت سے وہ اس سینٹر کو چلا رہے ہیں، اور ابھی جو نئی ایڈوائزری کمیٹی آئی ہے آصف سیال صاحب کے نگرانی میں، انشاءاللہ یہ اس کو اور آگے لے کے جائیں گے، اور ایک یہ ماڈل صنعت زار بنے گا، انڈسٹریل ہوم بنے گا پورے پنجاب میں۔ سر چونکہ آپ جھنگ کے بھی نمائندہ ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ صنعت زار کے بھی نمائندہ ہیں، ڈسپلے سینٹر کا بڑا درینہ ایشو ہے کہ یہاں پہ ڈسپلے سینٹر موجود نہیں۔ صوبائی وزیر نے بھی جو ہے وہ دورہ کیا اور جو ہے وہ اندیا دیا ہے کہ بنائیں گے، آپ اس حوالے سے کوشش کریں گے؟ جی میں غضنفر چھینا صاحب جو منسٹر سوشل ویلفیئر ہیں ان سے میں جا کے ریکویسٹ کروں گا کہ ایک پراپر ڈسپلے سینٹر جو ہے کسی کمرشل ایریا میں ہونا چاہیے ان کا، جہاں کے لوگوں کا آمد و رفت زیادہ ہو۔ بہت شکریہ محمد رمضان آپ کا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔